अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप कि आप बख़ैर वाफ़ियत होंगे। आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंपनीज़ कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिनको ऑडिट की ज़रूरत है और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह की कंपनीज़ ने सबमिट करवानी हैं और ऑडिटर्स की क्वालिफ़िकेशन क्या है एज़ पर कंपनीज़ एक्ट 2017। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 232 अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें कंपनीज एक्ट ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूव करनी होंगी और इनके ऊपर जो सिग्नेचर होंगे चीफ़ एग्जीक्यूटिव के और एटलीस्ट एक डायरेक्टर के होंगे और इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर भी इस पे अपने साइन करेगा। अगर चीफ़ एग्जीक्यूटिव अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में तो फिर कम से कम 2 डायरेक्टर्स ने इसको साइन करने हैं। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक एफिडेविट के साथ अटैच होंगी जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव उसको ऑथेंटिकेट करेगा इफ़ द अकाउंट्स आर साइंड बाय हिम और बाय एनी अदर डायरेक्टर इफ़ द अकाउंट्स हैव बीन साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स। अगर सीईओ सिग्नेटरीज में मौजूद तो सिग्नेटर्स तो सीईओ की तरफ से एक एफिडेविट होगा और अगर सीईओ ने साइन नहीं किया बल्कि 2 डायरेक्टर्स ने किए हैं तो डायरेक्टर की तरफ से ये एक एफिडेविट दिया जाएगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बोर्ड ने अप्रूव की हैं। और अगर सिंगल मेंबर कंपनी है तो जो डायरेक्टर है सिंगल ओनर है वो साइन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। नेक्स्ट सेक्शन 233 है जो कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड की जाएगी और वो कौन करेगा। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से ज़्यादा नहीं है तो उसको ज़रूरत नहीं है कि वो एसईसीपी में या कमीशन या रजिस्ट्रार के सामने जो है वो अपने अकाउंट्स को सबमिट करवाए। इसके अलावा जो कंपनीज़ हैं चाहे वो पब्लिक कंपनीज़ हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं जिनका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन या अबव है उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को सबमिट करवानी होती हैं और उसका तरीक़ाकार ये है कि जो जनरल मीटिंग है जिसमें डायरेक्टर्स ने बोर्ड ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव की हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी रजिस्ट्रार को जाना ज़रूरी है विदिन 30 डेज़, यानी कि मीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स साइंड रजिस्ट्रार को सबमिट कराना ज़रूरी है। सेक्शन 234 ये कहता है कि ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडीज़ ना हो और यानी ऐसी कंपनीज़ का पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज़्यादा ना हो तो वो ऑथेंटिकेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सबमिट करेंगी कमीशन को और ये ऑडिटेड भी हो सकती हैं और अनऑडिटेड भी हो सकते हैं। सेक्शन 237 ये कहता है कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज़ वो 30 दिनों के अंदर अंदर हर लिस्टेड कंपनी अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 30 दिनों के अंदर अंदर यानी क्वार्टर के क्लोज़ होने के 30 दिनों के अंदर अंदर वो सबमिट करवाएगी कमीशन को। सेक्शन 237 कहता है कि हर लिस्टेड कंपनी अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करेगी और उसमें यह है कि जी फर्स्ट और तीसरे क्वार्टर यानी पहले और तीसरे क्वार्टर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो 30 दिनों के अंदर अंदर करवानी है। मसलन आपका जो पहला क्वार्टर है वो मार्च में क्लोज़ होता है तो 31 ऑफ मार्च के 30 दिनों के अंदर अंदर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हो जानी चाहिए। सेकंड क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 60 डेज़ ऑफ द क्लोज़ ऑफ द सेकंड क्वार्टर तैयार हो जानी चाहिए। 31 ऑफ दिसंबर को सेकंड क्वार्टर क्लोज़ होता है तो 60 डेज़ फ्रॉम 31 ऑफ दिसंबर इसके अंदर अंदर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हो जानी चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि क्यूमुलेटिव फिगर्स ऑफ द हाफ ईयर
presented in the second quarter shall be subjected to a limited scope review by the statutory auditors of the company। तो जो सेकंड क्वार्टर की फाइनेंशियल्स होंगी उसमें दोनों क्वार्टर की क्यूमुलेटिव फिगर यानी टोटल फिगर्स जो हैं वो भी प्रेजेंट की जाएंगी, और वो लिमिटेड रिव्यू जो आपका ऑडिटर है उसका लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट भी उसके ऊपर होनी चाहिए। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की वेबसाइट के ऊपर पोस्ट की जाएंगी मेंबर्स की इंफॉर्मेशन के लिए, और इलेक्ट्रॉनिकली ये SECP को यानी कमीशन को ये सबमिट कर दी जाएंगी। और इसके लिए भी टाइम लिमिट जो है मैंने ऊपर जो डिस्कस किया है कि पहले और तीसरे क्वार्टर में 30 डेज़ और दूसरे क्वार्टर में 60 डेज़ के अंदर अंदर ये सबमिट हो जानी चाहिए। सेक्शन 238 में ये कहा गया है कि कमीशन यानी SECP जब चाहे किसी भी मेंबर को कह सकता है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सबमिट करे। उसके अलावा वो ये भी ऑर्डर कर सकता है कि वो मेंबर्स को SECP के अलावा मेंबर्स को और बाकी अगर किसी को भी वो कहता है कि जी फ़लाँ को भी सबमिट किए करें तो उसको भी सबमिट करने का रवादार होगी कंपनी सेक्शन 238 के मुताबिक। उसके बाद सेक्शन 246 है अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड फ़ी ऑफ द ऑडिटर्स। इसमें ये कहा गया है कि पहला ऑडिटर कंपनी का वो विद इन 90 डेज़ ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपॉइंट करना ज़रूरी है, और फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के बाद ये ऑडिटर्स रिटायर हो जाएंगे, और एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर नेक्स्ट ऑडिटर जो हैं वो बोर्ड अप्रूव करेगा। और इसी तरह ये जो न्यूली अपॉइंटेड ऑडिटर्स होंगे ये अगली AGM को रिटायर हो जाएंगे। कोई मेंबर या क्यूमुलेटिव मेंबर्स मिलकर जिनके पास 10% शेयर होल्डिंग है वो प्रपोज़ कर सकते हैं कि फ़लाँ ऑडिटर को अपॉइंट किया जाए, और जिसकी कंसेंट कंपनी ने ऑलरेडी ऑब्टेन की हुई है। एनुअल जनरल मीटिंग में जो ऑडिटर्स अपॉइंट किए गए हैं वो स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ रिमूव किए जा सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है किसी भी वजह से आप ऑडिटर को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी है। और अगर ऑडिटर्स रिमूव हुए हैं तो उसकी कैजुअल वैकेंसी फिल की जाएगी विद इन 30 डेज़ और ऑफ द AGM, और नेक्स्ट AGM तक वो ऑडिटर रहेंगे। और अगर ड्यूरिंग द टेन्योर जब तक वो ऑडिटर थे तो उनको रिमूव किया गया किसी भी वजह से, तो फिर कमीशन की यानी SECP की अप्रूवल ज़रूरी होगी नए अपॉइंटेड ऑडिटर्स को अपॉइंट करने के लिए। अब ऑडिट फ़ीस की बात कर लेते हैं कि ऑडिटर्स की रेम्यूनरेशन AGM में जनरल मीटिंग में कंपनी फ़िक्स करती है यानी बोर्ड फ़िक्स करता है, और उसके बाद बाय द बोर्ड और बाय द कमीशन ऑफ द ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड और द कमीशन। अगर बोर्ड ने अपॉइंट किया है तो बोर्ड उसकी रेम्यूनरेशन फ़िक्स करेगा, और अगर कमीशन ने उनको अपॉइंट किया है तो कमीशन उनकी फ़ी डिसाइड करेगा। 247 है क्वालिफ़िकेशन एंड डिसक्वालिफ़िकेशन ऑफ द ऑडिटर्स। सबसे पहले डिसक्वालिफ़िकेशन जिक्र किया गया, पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। कोई भी शख्स ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज़ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और या पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन या ज़्यादा है। अगर उसका ऑडिटर अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ पाकिस्तान के जो ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक, यानी फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर वो नहीं है तो 3 मिलियन से अबव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो और प्राइवेट ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके जो सब्सिडरी है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, उनका ऑडिटर का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है। अब उसके अलावा जो कंपनीज़ हैं यानी कि वो कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन रुपीज़ से कम है, वो उनका ऑडिटर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो सकता है, जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा, यानी कि या ICMA की तरफ से या ICAP की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उनके पास होना ज़रूरी है, या फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होगी या फर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगी। तो अगर इंडिविजुअल होगा तो वो इंडिविजुअल नेम के साथ अपॉइंट होगा ऑडिटर, और अगर फर्म है तो
बाय द फर्म नेम अपॉइंटमेंट होगी कि फ़लाँ फर्म जो है वो ऑडिटर है इस कंपनी की। अब कुछ लोग जो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते वो कौन है जी? अ पर्सन हु इज़ और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 years वाज डायरेक्टर, अदर ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, यानी कि ऐसा शख्स जो इस वक्त किसी कंपनी में डायरेक्टर है और उसी कंपनी को ऑडिट करना है, या पिछले 3 साल में वो डायरेक्टर रहे हैं या कोई ऑफिसर रहे हैं या एम्प्लॉई रहे हैं उस कंपनी के, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकते। सेकंड ये है कि पर्सन हु इज़ अ पार्टनर ऑफ और इज़ इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई है, उस कंपनी का पार्टनर है या डायरेक्टर है, तो वो भी उस कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता। इसी तरह स्पाउस ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी उसकी बीवी या उसका शौहर, वो भी ऑडिटर नहीं हो सकता। अ पर्सन हु इज़ इंडेटेड टू द कंपनी, यानी कि उसने कंपनी को लोन दिया हुआ है या लोन लिया हुआ है, अदर दैन इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सच एंटिटीज़। तो डेटर्स या क्रेडिटर जो है वो भी डायरेक्टर नहीं हो सकता। इसी तरह अगर किसी ने गारंटी दी हुई है, कोई सिक्योरिटी दी हुई है उसकी डेट के हवाले से किसी थर्ड पर्सन को, कंपनी को अगर दी हुई है किसी थर्ड पर्सन के हवाले से, अदर दैन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सच एंटिटी, तो वो भी ऑडिटर नहीं हो सकता। इसी तरह एनी पर्सन और फॉर्म whether directly or indirectly has business relationship with the company other than in the ordinary course of the business of such entities, तो अगर उसके साथ बिज़नेस रिलेशनशिप में है नॉर्मल बिज़नेस के अलावा, तो वो भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड a period of 10 years has not elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। कोई शख्स कन्विक्टेड है, उसने कोई फ्रॉड किया है, तो वो 10 साल के लिए ऑडिटर नहीं बन सकता। इसी तरह अ बॉडी कॉरपोरेट भी ऑडिटर नहीं हो सकती, फॉर्म ही होगी। अ पर्सन हु इज़ नॉट एलिजिबल टू एक्ट एज ऑडिटर अंडर द कोड ऑफ एथिक्स। तो कोड ऑफ एथिक्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान ने जो इशू किए हैं, वो भी उसमें अगर वो कोई शख्स फॉल नहीं करता एज एन ऑडिटर, तो वो भी किसी कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता। इसी तरह पर्सन और हिज स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन और इन केस ऑफ अ फर्म ऑल पार्टनर्स ऑफ सच फर्म हु होल्ड एनी शेयर्स इन एन ऑडिट क्लाइंट और एनी ऑफ इट्स एसोसिएटेड कंपनीज। तो किसी शख्स कोई शख्स या उसकी बीवी या उसका शौहर या उसका छोटा बच्चा, और अगर कोई फर्म है तो उसके सारे पार्टनर्स जिन्होंने शेयर लिए हुए हैं क्लाइंट के, और या उसकी एसोसिएटेड कंपनी में अगर शेयर लिए हुए हैं, तो वो भी ऑडिटर नहीं हो सकते। इसमें एक प्रोवाइज़ो भी है जो ये कहता है कि अगर ये कोई शख्स है जो ऑडिट करना चाह रहा है और वो शेयर्स ऑडिटर अपॉइंट होने से पहले उसने होल्ड किए हुए हैं और वो 90 डेज़ ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो अपने शेयर्स को डिसइन्वेस्ट कर देता है, यानी वो बेच देता है, तो तब वो ऑडिटर बन सकता है। जो हमने ऊपर बात की थी कि अगर इंडेटेड है तो वो ऑडिटर नहीं हो सकता, तो उसमें जो क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर 1 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, तो उस क्रेडिट कार्ड कंपनी का ऑडिटर हो सकता है। इसी तरह अगर यूटिलिटी कंपनी का ऑडिटर है, तो यूटिलिटी कंपनी के जो अनपेड ड्यूज़ हैं, यानी कि वो अपने बिल्स अभी पे नहीं किए, 90 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं गुजरा, तो तब भी ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। तो अगर कोई शख्स इन डेफिनेशंस के मुताबिक डिस्क्वालीफाई करता है, तो ऐसी कंपनी की सब्सिडरीज़ या पेरेंट कंपनीज़ का भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, यानी कि ये डिस्क्वालिफिकेशन उस कंपनी और उसकी सब्सिडरीज़ और उसकी होल्डिंग कंपनी सब पे अप्लाई होगी। तो व्यूअर्स, ये डिटेल्स थी कंपनीज़ एक्ट में जो ऑडिटर्स के हवाले से, कि ऑडिटर्स की क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, डिस्क्वालिफ़िकेशन क्या होगी,
और कौन कौन सी कंपनीज़ ने SECP में अपने अकाउंट सबमिट करवाने हैं और कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको अकाउंट सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी ने सबमिट करवानी है तो क्या वो ऑडिटेड, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिनने ऑडिटेड फाइनेंशियल्स को सबमिट करवाना है, और कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी सबमिट करवा दें तो वो सफिशेंट होंगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।